तो आज हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद या प्रकार। इसके पहले मैंने आपको पद और शब्द पढ़ाया था। अब उसी के शब्द जो हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। शब्दों के भेद या प्रकार, इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक अर्थ के आधार पर या फिर रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो पहले वाले वीडियो में मैंने अर्थ के आधार पर बताया है कि अर्थ के आधार पर भी 2 भाग होते हैं, एक सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले और निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ ना निकले। इसका मैंने एक उदाहरण भी बताया था, जैसे पानी वानी। तो पानी का तो अर्थ होता है और वानी का कोई अर्थ नहीं होता। खाना वाना, तो खाना का तो अर्थ होता है और वाना का अर्थ नहीं होता। इसलिए सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। इसको मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, इसमें भी बता दिया। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना, ये जो दूसरा भाग है, रचना या बनावट के आधार पर, इसके मैं आपको बताती हूँ। इसके भी जो है पार्ट आपको समझा। रचना या बनावट के आधार पे जो हमारे शब्द बने होते हैं, उसको यहाँ पर मैंने लिख रखा है, परिभाषित कर रखा था कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 भेद यानी प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द क्या हुआ? रूढ़ शब्द जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के लिए परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हों और जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकते हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, चावल, रोटी, ये हम किसी विशेष चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका खंड करना चाहें यानी संधि विच्छेद करना चाहें तो इसकी संधि विच्छेद नहीं हो सकती। पानी यानी संसार, ये या भारत में जैसे हमारा हिंदी का शब्द है पानी, अगर हम पानी कहते हैं तो पानी मतलब एक ही चीज़ होती है जो पारदर्शी प्रकार का द्रव होता है और उसे हम पीते हैं। पानी बोलते ही हमें समझ में आता है कि हाँ, ये पानी, इस चीज़ को बोला जाता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। और चावल और रोटी, ये इनके कोई खंड नहीं किया जा सकते और ये शुरुआत से ही यहाँ पर इसे चावल को चावल और रोटी को रोटी कहा जाता है। ये उदाहरण के तौर पर। हाँ, यहाँ पर एक विवाद भी हो सकता है कि भी अगर क्षेत्रीय भाषाओं में हो सकता है कि इनका थोड़ा थोड़ा सा नाम परिवर्तित हो, ठीक है। दूसरा है योग रूढ़ शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के प्रयोग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इनके खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का सार्थक अर्थ होता है। सार्थक माने जिसका कोई अर्थ हो, हर खंड का एक अर्थ होता है। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, तो विद्या का मतलब है जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्या उसे बोलते हैं जो पढ़ते लिखते हैं। और आलय, आलय माने घर अर्थात स्कूल, ये विद्यालय। इसी दोनों को मिला के विद्यालय ये बना है। विद्या का घर, विद्या का घर मतलब विद्यालय। विद्या का घर कहाँ है? विद्यालय है, स्कूल है। पुस्तकालय यानी जहाँ पर पुस्तक होती है उसका घर। पुस्तक धन आलय, पुस्तक का घर अर्थात पुस्तकालय। सेनापति, सेना का पति अर्थात सेना का जो नायक होता है उसे सेनापति कहते हैं। तो सेना का भी अर्थ हो गया, पति का भी अर्थ हो गया। नरेश, नरेश का अर्थ होता है, नरेश भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका 2 भाग हो गया, नर धन ईश। अब बारी आती है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, दशानन, पीताम्बर, वीणावादिनी आदि।
तो मैं बता दूं, इनके भी दो दो टुकड़े सबके हो सकते हैं, लेकिन इनका जो है टुकड़े करके अलग अलग अर्थ दोनों के पार्टों के नहीं निकलते। ये एक ही विशेष के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे दशानन, हम जानते हैं दशानन कौन है ना, पीताम्बरधारी ये भगवान जो है उनके लिए होता है ये पीताम्बर, जो भगवान जी पहनते हैं, हमारा पीला वस्त्र। वीणावादिनी किसको बोला जाता है? सरस्वती माता जी को बोला जाता है। अगर हम इसको वीणाधन वादिनी भी कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तो पीला धन अंबर कर दें तो उसका अलग अलग दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा। ये सिर्फ किसी विशेष के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।